रायपुर से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 25 से 28 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। कोरोना को लेकर सत्र के हंगामेदार रहने के आसार है। पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। फिर कोरोना को देखते हुए सत्र में विशेष एहतियात भी बरती जा रही है। फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी विधायकों और मंत्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र, इसकी शुरुआत आज से हो रही है, जिसमें कोरोना को देखते हुए विशेष नियम बनाए गए हैं, गाइडलाइंस बनाई गई हैं। सभी विधायकों और मंत्रियों को उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके साथ ही फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इस खबर पर अधिक अपडेट्स के लिए हमारे संवाददाता मोहन तिवारी छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। मोहन, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। वैसे अगर हम छत्तीसगढ़ की स्थितियों पर देखें तो कोरोना तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये बताएं, ये सत्र की शुरुआत किस विशेष गाइडलाइंस के तहत की जा रही है और आज कौन कौन से प्रमुख मुद्दे होने वाले हैं जिस पर चर्चा होगी? देखिए, क्योंकि आज पहला दिन है और परंपरा है कि आज दिवंगत नेताओं को याद किया जाता है, तो आज श्रद्धांजलि के लिए जो है वो समय निर्धारित किया गया है। और उम्मीद की जा रही है कि क्योंकि श्रद्धांजलि देने के बाद जो आगे की कार्रवाई नहीं होती, तो आगे की कार्रवाई आज श्रद्धांजलि के बाद खत्म हो सकती है। लेकिन खास बात यह है कि कोरोना संकट काल में होने वाले सत्र के लिए विशेष गाइडलाइन बनाई गई है। विधायकों को विशेष दिशा निर्देश का पालन आज करना होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, सदन के अंदर जो व्यवस्था है उसे जो है काफ़ी बदला गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसलिए सीटिंग अरेंजमेंट को बदला गया है। 3 सीटर जहां सोफे होते थे, जहां पे 3 विधायक बैठते थे, उसमें 2 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। 2 लोगों के बीच में कांच की दीवार जो है वो बनाई गई है, ताकि संक्रमण अगर फैलता है तो उसे रोका जाए। पूरी तरीके से सैनिटाइज जो है एंटीवायरस से विधानसभा के पूरे परिसर को किया गया है, ताकि कोई भी ऐसी अप्रिय स्थिति ना बने। इसके अलावा जो सदस्य वहां पहुंचेंगे उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी, ऑक्सोमीटर से उन्हें चेक किया जाएगा। इस तरीके से नई व्यवस्थाओं के साथ विधानसभा जो है वो आज के दिन हमें देखने को मिलेगी। 4 दिन का सत्र है, तो पहला दिन श्रद्धांजलि के लिए जो है वो आरक्षित है। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण उल्लेखनीय दिवंगत नेता है वो है पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी। तो उनको सारे दल के लोग आज सदन में अपनी श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, विशेष गाइडलाइन है। पत्रकारों को भी पत्रकार दीर्घा से दूर रखा गया है। इसके अलावा जो अधिकारी दीर्घा है उसमें भी बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के निर्देश हैं। अध्यक्षीय दीर्घा में भी लोग बैठेंगे, लेकिन वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग में कम लोगों को अनुमति होगी। मंत्रियों को केवल 1 सहायक के साथ विधानसभा पहुंचने की अनुमति दी गई है। वहीं जो विधायक होगा वो अकेले ही सदन जो विधानसभा परिसर है वहां पहुंच पाएगा, अपने समर्थकों के साथ या अपने अन्य सहायकों के साथ नहीं पहुंच पाएगा। तो इस तरीके की गाइडलाइन के साथ आज हमें सत्र देखने को मिलेगा। खास तवज्जो इसी बात पर है कि संक्रमण ना फैले और पूरी एहतियात के साथ सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। जी बिल्कुल मोहन, आप नजर बनाए रखिएगा। हम आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। तो आज श्रद्धांजलि दी जाएगी दिवंगत नेताओं को, और इसके बाद देखिए जिस पे विशेष ध्यान रहेगा वो ये रहेगा कि कोरोना का मामला तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस पे कैसे लगाम लगाई जाए, इसको लेकर आज चर्चा हो सकती है। वहीं विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश आगे सत्र में कर सकता है, हम देख सकते हैं ऐसे। लेकिन आज जो चीज़ हमें सत्रों में देखने को मिल सकती है वो यही कि कोरोना का विशेष तरीके से पालन किया जाएगा, ताकि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। और दूसरी चीज़, दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाए। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 4 दिनों के इस सत्र में बीजेपी ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है। बीजेपी कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी, अवैध शराब उत्खनन समेत गाय और हाथियों की मौत के मामले को उठा सकती है। सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो सरकार अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में है। साथ ही सत्ता पक्ष बीजेपी के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार अपनी तैयारी कर रही है और हम लोग विधायक भी अपनी तैयारी के साथ जा रहे हैं। और
विपक्ष के जो भी हमले होंगे उन हमलों का हमारे सत्ता पक्ष के विधायक और सरकार भी उसका जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता बहुत खुश है। हम लोग भी 15 साल विपक्ष में रहे, मानसून सत्र हो या शीतकालीन सत्र हो, 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं होता, मगर पहले उनके कार्यकाल को याद करना चाहिए कि उन्होंने कितने साल का सत्र बुलाया था। तो कोई काम ही नहीं कर रही सरकार, सोसेबाजी कर रही है। मसलन रोका छेका, क्या है रोका छेका आप लोग बताओ तो मुझको। रायपुर में पशु घूमना बंद हो गया, क्या हो रहा है गोठान में? गोबर खरीदी में बताएं तो चलो, तो वहां देखना चाहेंगे। गोबर की चोरी हो रही है, मैं तो बोला पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। गोठान से गोबर की चोरी होना, 2-3 प्रकरण हुए हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर संभालना छोड़ के गोबर की चोरी पुलिस देखे। कोरोना में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हरदेव सिन्हा मर गया, उसमें कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जमालो मड़कम 80 किलोमीटर पैदल चल के भूख से मर गए, उसमें कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो सरकार सिर्फ बात करती है रोका छेका और नरवा घुरवा गरवा बारे की। कोरोना का मुद्दा है, किसानों के मुद्दा है, कोल माफिया के साथ साथ अब तो नए नए माफिया पैदा हो गए। शराब माफिया अलग काम कर रहा है, कोल माफिया अलग कर रहा है, रेत माफिया अलग काम कर रहा है। यूरिया को लेकर, जैसे शराब की दुकान में आप लाइन देखते हैं, उससे बड़ी लाइन यूरिया की लाइन लग गई है और ब्लैक में यूरिया बिक रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। ये पूरे छत्तीसगढ़ की स्थिति है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो विधानसभा के अंदर अवसर मिलेगा और हम लोग, समय कम है मगर कोशिश करेंगे छत्तीसगढ़ के जनहित के ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दा उठाएं। वहीं कोरोना महामारी के बीच विधानसभा के मानसून सत्र में हंगामे होने के पूरे आसार हैं। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर आक्रामक है तो सरकार भी जवाब देने के लिए पूरी तैयार है। शराब बिक्री, रेत माफिया, कोरोना की तैयारी समेत कई मुद्दे हैं जिस पर तकरार देखने को मिल सकती है। देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना काल में 25 अगस्त से 4 दिनों का छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। पहले दिन प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी समेत तमाम दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सदन की कार्यवाही में अवैध शराब बिक्री, रेत माफिया, यूरिया और हाथियों की मौत को लेकर हंगामे के पूरे आसार हैं। विपक्ष कई मुद्दे उठाने के लिए तैयार बैठा है। उधर सत्ता पक्ष भी अनुपूरक बजट के अलावा कुछ विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगा। कोरोना की जांच और इलाज की व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर विपक्ष काम रोको प्रस्ताव भी ला सकता है। कोरोना का संकट पूरे देश में है, छत्तीसगढ़ में है। जिस प्रकार कोरोना के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ में आम आदमी परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। कोरोना का मुद्दा है, किसानों के मुद्दा है, कोल माफिया के साथ साथ अब तो नए नए माफिया पैदा हो गए। शराब माफिया अलग काम कर रहा है, कोल माफिया अलग कर रहा है, रेत माफिया अलग काम कर रहा है। यूरिया को लेकर, जैसे शराब की दुकान में आप लाइन देखते हैं, उससे बड़ी लाइन यूरिया की लाइन लग गई है और ब्लैक में यूरिया बिक रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। ये पूरे छत्तीसगढ़ की स्थिति है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो विधानसभा के अंदर अवसर मिलेगा और हम लोग, समय कम है मगर कोशिश करेंगे छत्तीसगढ़ के जनहित के ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दा उठाएं। सरकार का कहना है विधानसभा का छोटा सा सत्र जरूरी है, कुछ संवैधानिक बाध्यता है और कुछ विधेयकों को लाना है। विपक्ष के कम समय के लिए सत्र लाने के आरोप पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, मध्य प्रदेश का उदाहरण सबके सामने। विधानसभा का सत्र हमको 6 माह में करना आवश्यक भी था, अनुपूरक पारित भी कराना है और सरकारी जो विधायी काम होते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण काम विधानसभा के माने जाते हैं, लगभग 11-12 विधेयकों का पारण भी इस विधानसभा सत्र में होना है। हम लोगों ने 4 बैठकों का ये सत्र रखा है और मध्य प्रदेश की विधानसभा में तो बजट सत्र 3 बैठकों का हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा की जो परंपरा होती है और हमेशा जिस तरीके से यहाँ काम किया जाता है, अन्य बड़ी विधानसभाएं उसको अनुकरण करती हैं और इस बार हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में ये पर्याप्त व्यवस्था किया गया है। प्रदेश में सार्वजनिक आयोजनों के साथ विधानसभा की कार्यवाही पर भी महामारी का असर पड़ा है। सत्र छोटा रखने का एक बड़ा कारण कोरोना है। सत्र से पहले सभी मंत्री और सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट होगा। जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी वह सत्र में भाग नहीं ले सकेगा। इसके साथ ही सत्र के दौरान सदन में सभी सदस्यों को कोरोना की पूरी गाइडलाइन का पालन भी करना होगा। कोरोना
के चलते इस बार विधानसभा का मॉनसून सत्र बदला बदला सा रहेगा। क्या क्या बदलने वाला है, किस तरह की तैयारियां हैं, जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहन तिवारी ने। कोरोना संकट काल के दौरान होने वाले मानसून सत्र में हमें विधानसभा का बदला हुआ नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि कई गाइडलाइन हैं, कई सावधानियां हैं। इस वजह से कई नए प्रावधान किए गए हैं और इसीलिए आप देख रहे हैं कि विधानसभा परिसर में अभी संसदीय मंत्री रविंद्र चौबे जी दौरा करने आए हुए हैं और जो व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा ले रहे हैं। सबसे पहले जो व्यवस्था है, जैसे ही गेट में आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए थर्मिनल जो स्कैनिंग की व्यवस्था है वो है, जिसमें आपको कैमरे के ज़रिए तापमान है वो बता दिया जाएगा, जिससे ये पता लगेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बीमार है वो तो अंदर नहीं आ रहा है। इसके अलावा अन्य सुविधाएं हैं, बैठक व्यवस्था भी बदली गई है। क्या कुछ व्यवस्था रहेगी इस बार मानसून सत्र में, आइए बात करते हैं संसदीय मंत्री रविंद्र चौबे जी से। मंत्री जी, क्या इस बार कुछ नया कर रहे हैं आप लोग, क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, विधानसभा का सत्र हमको 6 माह में करना आवश्यक भी था, अनुपूरक पारित भी कराना है और सरकारी जो विधायी काम होते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण काम विधानसभा के माने जाते हैं, लगभग 11-12 विधेयकों का पारण भी इस विधानसभा सत्र में होना है। इसलिए विधानसभा सत्र आहूत किया जाना आवश्यक था। लेकिन माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने जिस तरीके से बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है, हर सदस्यों का मॉनिटरिंग कैसे करना है, उपस्थिति की जो संख्या है उसको उन्होंने लिमिटेशन किया हुआ है। टेम्परेचर पहले देखेंगे, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेने की क्षमता देखेंगे और इस प्रकार से हर किसी का स्कैनिंग किया जाएगा। अंदर में जो विधानसभा सीटों में व्यवस्था किया गया है वो भी 2 चेयर के बीच में ग्लास लगाया गया है। ग्लास लगा के उसके बाद जो सिटिंग का डिस्टेंस है उसको मेंटेन किया गया है। तो बहुत प्रकार से अच्छी व्यवस्था करके विधानसभा सत्र बुलाया गया है। हालांकि हम लोगों ने 4 बैठकों का ये सत्र रखा है और मध्य प्रदेश की विधानसभा में तो बजट सत्र 3 बैठकों का हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा की जो परंपरा होती है और हमेशा जिस तरीके से यहाँ काम किया जाता है, अन्य बड़ी विधानसभाएं उसको अनुकरण करती हैं और इस बार हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में ये पर्याप्त व्यवस्था किया गया है। तो नए एहतियात के साथ सुरक्षा और सावधानी को ध्यान में रखते हुए इस बार विधानसभा का मानसून सत्र होगा और इन्हीं सब व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए संसदीय मंत्री यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि नई व्यवस्थाओं के तहत सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और सुचारू रूप से विधानसभा संचालित हो सकेगी। कैमरामैन योगेश राव के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। वहीं मानसून सत्र से पहले विधायकों का कोरोना टेस्ट होना था, लेकिन कुछ विधायकों के इनकार के बाद ये टेस्ट स्थगित कर दिया गया। हैरान की बात इसमें यह रही कि विधानसभा में ड्यूटी करने वाले सभी पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों का टेस्ट कराया जा रहा है, लेकिन इस टेस्ट में विधायक और मंत्री शामिल नहीं हैं, यानी कि उनका कोरोना टेस्ट नहीं होगा। सत्र के दौरान आने वाले सभी विधायकों और मंत्रियों की तरफ से थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और इस पर अब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अपनी अपनी सुरक्षा के लिए सभी का कोरोना टेस्ट होना जरूरी है। ये हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है, विधायकों के, उनके सुरक्षा कर्मियों के, विधानसभा के कर्मचारियों के और विधानसभा के अंदर तो टेस्ट कराना तो हमारे लिए ही फायदेमंद है, हमारी सुरक्षा के लिए हो रहा है। कोई टेस्ट करने से बचने का कोई कारण नहीं समझ में आता कि हम सबको एक बार टेस्ट कराना ही चाहिए। और मैंने तो टेस्ट करा लिया है, नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है, ये बात की बात है, मगर खुद को संतुष्टि होनी जरूरी है। वहीं जशपुर में संविलियन को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के शिक्षकों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय से मुलाकात की। उन्होंने मांग रखी कि संविलियन में क्रमोन्नति और वेतनमान बढ़ाने का जिक्र नहीं है। इन सब के बीच प्रदेश सरकार हजारों शिक्षकों के संविलियन की तैयारी कर रही है। सहायक शिक्षकों की मांग है कि इस संबंध में सरकार आदेश जारी करे ताकि सहायक शिक्षकों को इसका लाभ मिल सके। वहीं विष्णुदेव साय ने भी सीएम भूपेश बघेल को लेटर लिखकर घोषणा पत्र की याद दिलाई।
इसमें प्रमुख चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब जुलाई 2018 में हमारा संविलियन हुआ तो वर्ग 1 और 2 की तुलना में सहायक शिक्षकों का वेतन बहुत ही कम हो गया। 10,000 से 12,000 रुपए का लगभग अंतर हो गया और इसका प्रमुख कारण ये रहा कि हमें कर्मोन्नति नहीं दिया गया। अगर कर्मोन्नति देकर के हमारा संविलियन किया जाता तो निश्चित रूप से हमारा वेतन जो है उनके समतुल्य मिलता और इसी प्रकार हमारा जो है वेतन विसंगति वहीं से चालू हो गया। इसलिए हमारा प्रमुख मांग यही है कि प्रथम नियुक्ति जो तिथि है उसकी गणना करते हुए हमें कर्मोन्नति प्रदान किया जाए। प्रदेश सरकार की घोषणा पत्र के अनुसार प्रदेश के 16,278 शिक्षक पंचायत संवर्गों को 1 नवंबर से संविलियन किया जा रहा है, जिसमें कि इनके कर्मोन्नति उच्चतर वेतनमान का कोई उल्लेख नहीं है। अतः मेरी प्रदेश सरकार से मांग है कि इनके प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना किया जाए ताकि इनको कर्मोन्नति और वेतनमान का लाभ मिल सके। और इस संदर्भ में वहीं बढ़ते हैं आगे, खबर अब सूरजपुर से मिल रही है जहां जलप्रपात कुमेली में 2 युवक गिरे हैं। सेल्फी लेने के दौरान ये हादसा हुआ। एक युवक को इस दौरान गंभीर चोटें आई, अस्पताल में उसे भर्ती किया गया। दूसरा युवक तेज बहाव में बह गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। परिवार के साथ जलप्रपात पर ये दोनों युवक घूमने गए थे। हाँ ठीक है ना, उसमें होगा ध्यान देना। एक युवक को इस दौरान गंभीर चोटें आई हैं, अस्पताल में भर्ती किया गया। दूसरा युवक तेज बहाव में बह गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। परिवार के साथ जलप्रपात पर घूमने गए थे ये दोनों युवक और उसी दौरान ये हादसा हुआ। तो जलप्रपात कुमेली की ये तस्वीरें जहां पर 2 युवक गिरे हैं। सेल्फी लेने के दौरान ये हादसा हुआ। अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जहां पे सेल्फी लेने के दौरान ये हादसे होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप ऐसी जगहों पर जाते हैं तो सावधानी बरतें। तो सेल्फी लेने का क्रेज इन दोनों युवकों पर भारी पड़ गया। एक युवक बह गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दूसरा युवक तेज बहाव में बहा है जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और एक और जो युवक है उसको गंभीर चोटें आई हैं, अस्पताल में उसे भर्ती किया गया है। तो अपने परिवार वालों के साथ जलप्रपात पर घूमने गए थे दोनों युवक और सेल्फी लेना भारी पड़ गया। हाँ ठीक है ना, उसमें होगा ध्यान देना। वहीं खबर अब कवर्धा से मिल रही है जहां डीजे साउंड सर्विस केटरिंग व्यवसायियों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। व्यवसायियों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। पिछले 6 महीने से बंद काम शुरू कराने की मांग की जा रही है। साउंड सर्विस लाइट डेकोरेशन शुरू करने की मांग कर रहे हैं। तो डीजे साउंड सर्विस केटरिंग व्यवसायियों का ये अनोखा प्रदर्शन है जिसमें मांग रखी जा रही है कि पिछले 6 महीने से काम बंद पड़ा हुआ है उसको अब चालू करने की अनुमति मिले। तो रैली निकालकर ये प्रदर्शन किया गया। दोस्तों से पड़ोसी से उधारी मांग कर खा लिया है, अब हमारे भूखे मरनों की स्थिति है। इसलिए आज हम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। वहीं गणेश चतुर्थी में भगवान श्री गणेश लोगों के घर और मंदिर में विराजमान हैं, जहां पर भक्त भगवान की पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा से कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे अद्भुत गणेश जी की प्रतिमा से रूबरू कराएंगे जो 100 साल पुरानी तो है ही, साथ ही इस प्रतिमा के पीछे एक दिलचस्प कहानी भी है। देखिए, भगवान गणेश की ये प्रतिमा करीब 100 साल पुरानी है। कांकेर के संबलपुर की इस प्रतिमा की अनोखी कहानी भी है। लोगों की माने तो सैकड़ों साल पहले गणेश की मूर्ति तालाब में तैरते हुए लोगों को मिली थी और प्रतिमा को स्थापित करने के लिए बैलगाड़ी ले जाते समय 10 बैलगाड़ियों के पहिए भी टूट गए। इतना ही नहीं, जहां पर पहिए टूटे वहां से मूर्ति को भी कोई हिला नहीं पाया। मतलब जहां गणेश जी रुके वहीं गणेश भगवान विराजे और अब यहाँ पर विशाल मंदिर बन चुका है। पूर्वज हैं वो बताते हैं कि बांसला में ये मूर्ति तैरती हुई पाई गई थी। उसको जब बांसला से यहाँ लाने का विचार किया गया, श्री गणेश मल जी माहेश्वरी का परिवार था और चंपालाल जी टाटिया का जो परिवार था वो उसमें सहभागिता था और पग पग में उसके पहिए टूट जाते थे। गणेश भगवान के जो रथ था, बैलगाड़ी था, उसका पहिया टूट जाता था। उसके बाद वहाँ जहाँ पे पहिया टूटता था वहाँ पे फिर पूजा अर्चना करके दूसरे बैलगाड़ी में फिर
भगवान को वहाँ विराजित करते थे। ऐसा करके 10 बैलगाड़ी के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया। मंदिर के पुजारी लाल बहादुर मिश्र बताते हैं कि ये मूर्ति छोटी थी जो साल दर साल बढ़ रही है। पुजारी का दावा है कि इस मूर्ति में साक्षात भगवान का वास है। जो भक्त यहाँ आकर मन्नत मांगते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। इतिहास जो इनका है, पहले पुराने जो बुजुर्ग लोग यहाँ थे वो वहाँ पर लेकर के आए और यहाँ पर जब बैठ गए तो फिर वो उठे नहीं और यहीं पर उनका ये मंदिर बना है। तो यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और जो भी अपनी मान्यता रखते हैं गणेश भगवान उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और बड़े दूर दूर से लोग आते, महाराष्ट्र से आते हैं, इधर दुर्ग भिलाई जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं सभी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और जो भी उनकी मान्यता रहती है भगवान गणेश उनका पूरा करते हैं। जब से यहाँ पर आ रहे हैं, जान रहे हैं, हमारी मान्यता रही है कि हम यहाँ पर आस्था रखते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने से। लेकिन यहाँ पर इच्छा पूर्ति होती है, जो भी मन्नत मांगो आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ति होगी। कोरोना काल में यहाँ भीड़ जरूर कम है, लेकिन भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं है। लोग कोरोना काल में भी आ रहे हैं और इस महामारी से निजात पाने भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। इस वक्त हम धर्मनगरी कहे जाने वाले ग्राम संबलपुर में खड़े हैं। इस संबलपुर के जो गणेश मंदिर है इसकी एक बड़ा ही रोचक इतिहास है। इसके बारे में ये बताया जाता है कि जो मंदिर है 100 साल लगभग पुराना मंदिर है। यहाँ जो गणेश जी की स्थापना, मूर्ति की जो स्थापना की गई है वह जीवित अवस्था में बताया जाता है। इसके इतिहास पर अगर गौर किया जाए और जो लोगों की बातों को अगर माना जाए तो ये बताया जाता है कि ये जो गणेश जी की मूर्ति है ये गढ़बासला के तालाब में तैरती हुए मिली थी, जिसको वहाँ से लाया गया। तो इसे लाते वक्त तकरीबन जो 10 बैलगाड़ियां हैं वो उनके पहिए टूट गए। उसके बाद आखिरी में ये जो गणेश जी भगवान हैं वो संबलपुर के धर्मनगरी में स्थापित कर दिया गया, जहां से उन्हें 1 इंच भी टस से मस नहीं किया जा सका। जिसके बाद से जो गणेश मंदिर है ये आस्था का केंद्र बना हुआ है। हर साल यहाँ पर गणेश चतुर्थी के जो पर्व है वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं और बड़ी दूर दूर से आते हैं। उनकी जो मन्नतें हैं, मनोकामना है वो पूरी होती है। हालांकि इस बार जो कोरोना काल है उसको देखते हुए तमाम जो सावधानियाँ हैं वो बरती जा रही, लेकिन जो श्रद्धालु हैं मन्नतें मांग रहे हैं और उनको नमन कर रहे हैं। प्रकाश ठाकुर, बंसल न्यूज़, संबलपुर।